हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं विराज स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल विराज फाइन आर्ट इंस्टीट्यूट पर। आज हम आर्ट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो हमारे आने वाले एग्ज़ाम टीजीटी, पीजीटी, एलटीरेट, डीएसएसबी में आने की संभावना बन सकती है। तो शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, मुगल ग्रंथ हमजानामा चित्रित है। तो जो मुगल ग्रंथ हमजानामा है वो कपड़े पर चित्रित है। कपड़े पर चित्रित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मुगल काल में सियालकोट जाना जाता था। तो मुगल काल में जो सियालकोट है वो कागज निर्माण के लिए जाना जाता था। कागज निर्माण के लिए जाना जाता था। हमारा अगला क्वेश्चन है, चित्रण तकनीकी जहां पर्याप्त गाढ़े तैल अथवा टेम्परा रंगों को सतह पर लगाया जाता है वह है। तो चित्रण तकनीकी जो गाढ़े तैल अथवा टेम्परा रंगों को सतह पर जिसमें लगाया जाता है वह तकनीकी होती है इम्पेस्टो तकनीकी। ठीक है। एक चित्र में पर्दाज के प्रयोग का उद्देश्य क्या होता है? कोई एक चित्र है उसमें पर्दाज के जो प्रयोग किया जाता है, जैसे मुगल काल में जो पर्दाज का प्रयोग किया जाता था उसका उद्देश्य क्या होता था? तो उसका उद्देश्य होता था छाया प्रकाश का प्रभाव दिखाना। हमारा अगला क्वेश्चन है, मुगल लघु चित्रण शैली में स्याह कलम तकनीकी किस काल में प्रारंभ हुई? तो मुगल लघु चित्रण तकनीकी में जो स्याह कलम थी वो किस शासक के समय प्रारंभ हुई थी? तो स्याह कलम जो है शाहजहां के समय में प्रारंभ हुई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, दृश्य कलाओं का संबंध है। जो दृश्य कलाएं होती हैं उसका संबंध किससे होता है? तो जो दृश्य कलाएं होती हैं उसका संबंध होता है रूपात्मक तत्व से। ठीक है, क्योंकि देखो अभिनय से उसका दृश्य कलाओं से कोई लेना देना है नहीं। ठीक है, दृश्य कला हमारी कौन सी होती है? चित्र, मूर्ति और वास्तु, ये हमारी दृश्य कलाएं होती हैं। संगीतात्मक दृश्य कला नहीं होती है। शब्द या काव्य भी दृश्य कला नहीं होती है। ठीक है, तो दृश्य कलाओं का जो संबंध होता है वो रूपात्मक तत्व से होता है। अगला क्वेश्चन है, स्टको मिश्रण है। जो स्टको होता है, जो इसको हम आम बोलचाल भाषा में बोल सकते हैं कि गारा, जो गारा होता है हमारे गांव वगैरह में जो गारा बनाया जाता है वो बनाया जाता है रेत, कंक्रीट, चूना और पानी से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पोले सांचे से मोम द्वारा धातु मूर्ति की ढलाई की प्रवृत्ति के सही क्रम को पहचानिए। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जैसे जो पोल होता है, सांचा होता है, उसमें मोम द्वारा धातु मूर्ति की ढलाई की प्रवृत्ति को सही क्रम में बताना है हमको। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम इसमें भरेंगे कोर भरेंगे, फिर रनर फिक्स करेंगे, फिर उसका मोल्ड बनाएंगे, फिर मोल्ड की फायरिंग करेंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, राजा रवि वर्मा के चित्रों से निर्मित हुए हैं। जो राजा रवि वर्मा के चित्र हैं वो किस विधि से उन्होंने निर्मित किए हैं? तो जो उनके चित्र हैं वो ओलियोग्राफ से निर्मित है। इसमें लिथोग्राफ कभी मत लगाना। अगर ओलियोग्राफ्स है तो हमेशा ओलियोग्राफ्स ही इसमें आंसर टिक होगा। जब ओलियोग्राफ ना हो तब आप लिथोग्राफ लगा सकते हैं। ठीक है, अब इनमें से दोनों ना हो, लिथोग्राफ भी ना हो, ओलियोग्राफ भी ना हो, तैल चित्र हो तो तैल चित्र लगाएंगे हम। क्वेश्चन के हिसाब से, ऑप्शन के हिसाब से तब आंसर करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गुप्तकालीन सारनाथ के मूर्ति शिल्प किस प्रस्तर से निर्मित हैं? जो गुप्तकालीन सारनाथ के मूर्ति शिल्प हैं वो चुनार के बलुआ पत्थर से निर्मित हैं। ठीक है, चुनार के बलुआ पत्थर से निर्मित हैं। ठीक है, चुनार का जो बलुआ पत्थर है वो हमारे कहाँ से मिलता है? सारनाथ से, मिर्ज़ापुर से। ये मिर्ज़ापुर से, जो मिर्ज़ापुर है वहाँ से चुनार का बलुआ पत्थर मिलता है। ठीक है, जो भी गुप्तकालीन है, जो मतलब एरिया वाइज होता है, जैसे इसको ऐसे समझ सकते हैं, जिस एरिया में जो पत्थर पाया जाएगा वहाँ जो कलाकृति बनेगी वो उसी से बनती, ज़्यादातर
ज़्यादातर यही होता है कि जिस क्षेत्र में जो पत्थर पाया जाएगा उसी पत्थर से मूर्तियों का निर्माण होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा चुनार का बलुआ प्रस्तर से जो है वो मूर्ति बनाई गई है गुप्तकालीन। और मौर्यकालीन भी जो मूर्तियाँ बनी हैं, ज़्यादातर जो स्तंभ बने हैं वो चुनार के बलुआ पत्थर से ही निर्मित हैं। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त मूर्ति से दाढ़ी वाला पुरुष अथवा पुजारी राजा निर्मित है। तो मोहनजोदड़ो से जो शिल्प प्राप्त हुआ है पुजारी राजा, दाढ़ी वाला पुरुष अथवा पुजारी राजा जो निर्मित है वो हमारा सैल खड़ी पत्थर से निर्मित है। सैल खड़ी पत्थर या घिया पत्थर या स्टेटाइप पत्थर या चूना पत्थर, ठीक है, या साबुनी पत्थर, इसी को सब बोलते हैं। इसमें से जो भी ऑप्शन मतलब रहे इसमें, मान लो सैल कभी कभी ऑप्शन भी चेंज कर देता है, हो सकता है घिया पत्थर दे दे, हो सकता है स्टेटाइट पत्थर दे दे, हो सकता है चूना पत्थर दे दे, हो सकता है साबुनी पत्थर दे दे। तो हमें ऑप्शन के हिसाब से ही इसमें टिक करना है। तो इसमें ऑप्शन के हिसाब से सैल खड़ी पत्थर जो है वो राइट होगा। ये सभी नाम इसी के हैं, एक ही चीज़ के नाम है, एक ही पत्थर के। अगला क्वेश्चन है, भारत में वॉश चित्रण पद्धति कहाँ से आई थी? जो भारत में वॉश चित्रण पद्धति है वो जापान से आई थी। ठीक है, स्वर्णिम आयात का सिद्धांत संबंधित है। इसको समझना अच्छे से कि जो स्वर्णिम आयात का सिद्धांत है वो हमारा संयोजनगत अनुपात से संबंधित है। कैसे? जैसे हमने एक आयत बनाया, मान लो एक क्षेत्र बना लिया ऐसे करके, तो जो यूनान था, यूनान वासियों ने ये स्वर्णिम सिद्धांत खोजा था। और मेनली अगर देखें तो यूक्लिड ने जो है वो स्वर्णिम सिद्धांत जो है इसकी रचना की थी, स्वर्णिम सिद्धांत की। तो क्या होता है कि इसमें जो क्षेत्र होता है, जो अंतराल होता है, उसको बराबर भागों में बांटना, मतलब इस हिसाब से 2:3:5:5:8 के अनुपात में इसको बांट के चित्रभूमि को बांटा जाता है। वही होता है संयोजनगत अनुपात। उसी स्वर्णिम आयत का सिद्धांत जो है संयोजनगत अनुपात से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, फिक्सेटिव का प्रयोग किया जाता है। तो फिक्सेटिव का प्रयोग जो है वो सॉफ्ट पेस्टल चित्रण में किया जाता है। जो पेस्टल जो रंग होते हैं वो खुरदुरे होते हैं, सॉफ्ट पेस्टल चित्रण, उसमें इस फिक्सेटिव का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वसली चित्रण हेतु एक धरातल है, सही विकल्प को चुनना है। माने कि वसली जो होता है, वसली क्या होता है कि कई कागजों के एक तह जमा कर, मतलब एक कागज लगाया फिर उसको ले या कुछ भी लगा, गोंद वगैरह लगा के फिर दूसरा कागज चिपकाया, फिर तीसरा कागज चिपकाया, फिर चौथा कागज चिपकाया, तो एक मोटा कागज बन जाता है। उसी को कहा जाता था वसली। और ये वसली चित्रण जो है राजस्थानी शैली, मुगल शैली में बहुत ज़्यादातर इसी कागज का प्रयोग किया गया है, वसली कागज का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है कागज पर चित्रण। अगला क्वेश्चन है, रंग जो कि पानी में घुलनशील है किंतु सूखने के पश्चात जल रोधक हो जाते हैं। रंग जो पानी में घुलनशील हैं किंतु सूखने के पश्चात वो जल रोधक हो जाते हैं, मतलब उनसे जल जो है आर पार नहीं जा सकता। मतलब उनसे जल जो है वो, मान लो कोई पेंटिंग बनाई है, अब उसमें कोई पानी गिर गया तो पानी क्या, जैसे खाली कागज में गिर गया तो पानी उस तरफ दिखने लगता है। ठीक है, इस तरफ भी आ जाता है पानी। अगर हम इस रंग उसका एक्रेलिक रंग का प्रयोग करेंगे तो हम उसमें पानी की छींटे भी डाल देंगे तो बूंद बूंद करके ऊपर ही टिका रहेगा, वो पेपर के नीचे नहीं जाएगा। तो वही चीज़ में पूछ रहा है। तो जो एक्रेलिक रंग है उनमें ये खासियत होती है कि वो सूखने के बाद जो है वो जल रोधक हो जाते हैं। जल रंग चित्रण समानता प्रभाव युक्त दिखाई देते हैं। तो हमें सबको पता है कि जो जल रंग चित्रण होते हैं वो पारदर्शी रंग होते हैं। ठीक है, मतलब उसमें पन्ने का प्रभाव भी दिखाई देता है। मतलब अगर हम कलर कर देंगे तो उसमें जो पन्ना जिस पे हम बनाएंगे, जिस कागज़ पे बनाएंगे, उसका नीचे का हिस्सा भी जो है वो दिखता रहता है। लेकिन इसी के अपोजिट हम तैल रंग करेंगे, टेम्परा रंग करेंगे तो उसमें नहीं दिखता है। अगला क्वेश्चन है, सांची स्तूप की दीवार के पैनल्स अलंकृत हैं। जो सांची स्तूप के दीवार के पैनल हैं वो थोड़ा उभरी हुई नक्काशी में बने हैं। ठीक है, थोड़ा उभरी हुई नक्काशी में बने हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, एक खनिज
लेपिस लाजुली मूल्यवान पत्थर किस लिए काम आता है? तो जो एक खनिज है लेपिस लाजुली, उसका रंग कैसा होता है? तीव्र नीला। तो जो नीले रंग को बनाने के लिए इस पत्थर का प्रयोग किया जाता है, मतलब इसको पीस के और चित्रण में प्रयोग में लाया जाता है। जैसे अजंता में जो है वो लेपिस लाजुली का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तर की मूर्ति शिल्पों पर चमकदार पॉलिश की तकनीकी संबंधित है। तो प्रस्तर की मूर्ति शिल्पों पर क्या है? चमकदार ओकदार पॉलिश। किस काल की विशेषता है? तो वो मौर्य काल की विशेषता है। स्तंभ देखे हैं हमने, चावड़ धारणी यक्षिणी देखी, उसमें कितनी अच्छी ओकदार पॉलिश की गई हुई है, कांच की पॉलिश भी बोलते हैं इसको, कि आज भी इतने सालों के बाद भी आज भी उसकी चमक जो है वो बरकरार है, उसी तरीके से ही चमक रही है। कितनी अच्छी पॉलिश होगी। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध मौर्यकालीन मूर्ति शिल्प दीदारगंज की चावर धारणी यक्षिणी कहाँ संग्रहित है? तो जो वर्तमान में दीदारगंज की चावर धारणी यक्षिणी है वो पटना म्यूजियम बिहार में संग्रहित है। ठीक है, अब अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए पटना म्यूजियम बिहार, ये एक ऑप्शन देते बिहार म्यूजियम, तो हम क्या टिक करेंगे? बिहार म्यूजियम, क्योंकि वर्तमान में उसका नाम चेंज हो गया है, बिहार म्यूजियम करके उसका नाम हो गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, टर्की कॉक किस मुगल चित्रकार द्वारा चित्रित है? जो टर्की कॉक के तुर्की तीतर जो है वो मंसूर द्वारा चित्रित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित ग्रंथ लघु चित्रण शैली में चित्रित हुए हैं। ये क्वेश्चन अच्छा है। अब इसमें हमें पहचानना है कि ये जो ग्रंथ कुछ दिए हुए हैं, जैसे बसंत विलास, पंचतंत्र, कथा सागर, कल्पसूत्र, बिहारी चंद्रिका, वो ग्रंथ जो हैं वो कौन से ऐसे ग्रंथ हैं जो जैन अथवा अभ्रंश शैली में चित्रित हुए हैं? ठीक है, जैन और अभ्रंश दोनों में चित्रित हुए हैं। और उस ग्रंथ को हमें मतलब अलग करना है जो जैन अभ्रंश में नहीं चित्रित हुए हैं। तो हमारा जो है बसंत विलास, ये भी चित्रित हुआ है। ठीक है, बसंत विलास भी जैन अभ्रंश में चित्रित हुआ है। इसके बाद कथा सरित सागर, ये भी चित्रित हुआ है। कल्पसूत्र, ये भी चित्रित हुआ है। ठीक है, और इसके नीचे क्या है? त्रिषष्टि चला का पुरुष चरित्र, वो है, ये भी चित्रित हुआ है। हमारे कौन से बच गए? पंचतंत्र और बिहारी चंद्रिका, ये जो है जैन अभ्रंश में चित्रित नहीं हुए हैं। तो अब हम ऑप्शन में देखते हैं कि किस ऑप्शन में ये दो नहीं है। तो हमारा बसंत विलास एक, कथा सरित सागर 3, ठीक है, कल्पसूत्र 4 और त्रिषष्टि सला का पुरुष चरित्र 6। तो हमारा डी ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है, डी। अगला क्वेश्चन है, नौकर विहार करते प्रेमी युगल, नौका विहार करते प्रेमी युगल जो है वो किस चित्रण शैली की उल्लेखनीय पहचान है? तो नौका विहार करते प्रेमी युगल जो है वो किशनगढ़ शैली की पहचान है। किशनगढ़ शैली में नौकर विहार के चित्र बहुत अधिक मात्रा में बनाए गए हैं। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह संयोजन के सिद्धांत से संबंधित है? ठीक है, इसको ध्यान से देखना। जो हमारे चित्र संयोजन के सिद्धांत हैं वो भी हमें बहुत अच्छी तरीके से याद होने चाहिए, तभी हम इन क्वेश्चनों को निकाल सकते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन, लेकिन हमें अगर याद नहीं होंगे तो हम भूल सकते हैं। तो हमें एक लाइन से हमें याद रखना है, सहयोग, सामंजस्य, संतुलन, प्रभाविता, प्रवाह, प्रमाण। बस ऐसे करके याद रख लो, SSSPPP। ठीक है, SSPPP, सहयोग, सामंजस्य, संतुलन, प्रभाविता, प्रमाण, प्रवाह, या प्रभाविता, प्रवाह, प्रमाण। ठीक है, तो SSSPPP, बस ऐसे करके याद कर लो और ये वाले क्वेश्चन हमेशा के लिए याद हो जाएंगे, कभी गलत नहीं होंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है हमारा संतुलन, प्रभाविता, एकता और सामंजस्य। अगला क्वेश्चन है, कला का उद्दांत उद्देश्य हो सकता है। कला का जो उद्दांत उद्देश्य है वो क्या हो सकता है?
तो कला का उद्दांत उद्देश्य हो सकता है चेतना का शुद्धिकरण और सौंदर्य बोध। राइट आंसर, चेतना का शुद्धिकरण और सौंदर्य बोध। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण का श्रेय किस राजा को जाता है? इस क्वेश्चन में हमेशा याद रखना, जहाँ पे कोणार्क का सूर्य मंदिर पूछता है वहाँ हमेशा नरसिंह देव होंगे। नरसिंह वर्मन कभी मत लगा के आ जाना, नरसिंह देव। ठीक है, ऐसे हम याद रख सकते हैं कि सूर्य कौन थे? सूर्य भगवान थे, वो एक देवता थे। तो जो नरसिंह देव हैं, ठीक है, उन्होंने सूर्य मंदिर का, कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण करवाएगा। मंदिर कौन बनवाएगा? देवता। तो देव कौन है? नरसिंह देव। तो इस तरीके से हम कोरिलेट करके थोड़ा तोड़ मोड़ के उसको हम याद कर सकते हैं कि ताकि भूले ना। तो नरसिंह देव प्रथम, ठीक है, देवता ही प्रथम होता है। ठीक है, देवता ही मनुष्यों में, मनुष्यों से श्रेष्ठ ही है देवता। तो देवता ही जो है वो प्रथम है। तो नरसिंह देव प्रथम जो है उन्होंने कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था। ये बस याद करने की एक ट्रिक बता रहे हैं आपको ताकि भूले ना। अगला क्वेश्चन है, कांगड़ा शैली का संरक्षक है, कांगड़ा शैली के जो संरक्षक थे वो कौन थे? ठीक है, तो कांगड़ा शैली के संरक्षक थे संसार चंद्र। राजा संसार चंद्र जो थे वो कांगड़ा शैली के संरक्षक थे। अगला क्वेश्चन है, डायगोनल सीरीज ऑफ फॉलिंग फिगर्स चित्र श्रृंखला के लिए प्रसिद्ध चित्रकार हैं। डायगोनल सीरीज हमें बहुत अच्छी तरीके से याद है हम लोगों को। तैयब मेहता जो है वो डायगोनल सीरीज या विकर्ण श्रृंखला के लिए जाने माने कलाकार हैं। और साथ में एक और है इनका, फॉलिंग फिगर्स, गिरते हुए शरीर। अगला क्वेश्चन है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध लघु चित्रण शैलियां हैं। ठीक है, जैन शैली, बसौली शैली, दक्कन शैली, मुगल शैली, बीकानेर शैली, कंपनी शैली। ये ऑप्शन दिए हुए हैं। अब नीचे एक कोटेशन है, निम्नलिखित में से उस समूह को चुनिए जहां यूरोपियन कला शैली का प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। ऐसे क्वेश्चनों को हम क्या करेंगे? ऑप्शन से ही हल करेंगे। ठीक है, अब देखो ऑप्शन के कैसे हल करेंगे। तो जैन शैली में यूरोपियन कला का प्रभाव नहीं था। ठीक है, ये तो सही है। बसौली शैली में यूरोपियन कला का प्रभाव नहीं था। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है कंपनी शैली। कंपनी शैली में यूरोपियन शैली का प्रभाव था। तो ये जो है ये क्रॉस हो गया कि ये ऑप्शन नहीं हो सकता। कंपनी शैली में तो यूरोपियन प्रभाव था ही, पूरी तरीके यूरोपीय शैली थी वो। इसके बाद अगला ऑप्शन है दक्कन शैली, जैन शैली या बसौली शैली। हाँ, ये हो सकता है। अगला ऑप्शन देख लेते हैं, मुगल, बीकानेर, दक्कन शैली। ये नहीं हो सकता क्योंकि मुगल शैली पर भी यूरोपियन प्रभाव था। इसके बाद है बीकानेर, कंपनी, मुगल। अब कंपनी मुगल इसमें दोनों में आ गई। तो हमारी कौन कौन सी नहीं हो सकती? तो हमारी जैन शैली, पहला ऑप्शन जैन, बसौली, कंपनी, क्योंकि कंपनी आ गया इसमें। इसके बाद मुगल आ गया इसमें, तो ये बिल्कुल नहीं होगी। इसके बाद बीकानेर और यहाँ कंपनी शैली, तो ये भी नहीं होगी। तो हमारा ऑप्शन क्या राइट है? वो ऑप्शन हमारा राइट है बी नंबर। दक्कन, जैन, बसौली जो है उसमें यूरोपियन प्रभाव नहीं था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये सिंधु घाटी सभ्यता के कतिपय केंद्र हैं। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनेरीवाल, लोथल, सुरकोटदा, धौलावीरा जो हैं ये हड़प्पाई सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल। इसमें से कौन नहीं था? अब आगे देख लेते हैं क्या दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा समूह भारत में स्थित नहीं है? ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है एकदम गलत ही करवाने के लिए कि अगर पहला कोटेशन पढ़ लिया इसके बाद हम लगाने चले गए तो ये गलत होना ये क्वेश्चन, अगर ये वाला नहीं पढ़ा तो। ठीक है, तो हम हमेशा क्या करेंगे कि हमेशा अच्छे से पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे कि ये पूछना क्या चाह रहा है, बाद में उसका आंसर जो है वो हम टिक करेंगे। अब इसमें देखना है कौन से भारत में नहीं है। ठीक है, भारत में कौन कौन से नहीं है। एक तो हमारा मोहनजोदड़ो भारत में नहीं है, मोहनजोदड़ो भारत में नहीं है। ये कहाँ है? ये पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, अगला कौन सा है? हड़प्पा जो है
वो भी भारत में नहीं है। गनेरी बॉल, ये भी भारत में नहीं है। हमारे कौन कौन से भारत में है? लोथल है, सुरकोटता है, धौलावीरा है, रोपड़ है। लोथल जो है वो गुजरात में है, लोथल जो है गुजरात में है, सुरकोटदा गुजरात में है, धौलावीरा गुजरात में है, रोपड़ जो है वो पंजाब में है। ठीक है, रोपड़ जो है वो पंजाब में है। अब इसमें देख लेते हैं ऑप्शन कौन कौन से सही है। लोथल मतलब 4 5 6 7, 4 5 6 7, 4 5 6 7, तो डी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ढोलामारू विषय चित्रित हुआ है। जो ढोलामारू विषय है वो किस शैली में चित्रित हुआ है, ये हमें बताना है। तो जो ढोलामारू विषय है वो चित्रित हुआ है मारवाड़ शैली में। इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन हमें मिल जाते हैं कि जब पूछता है संबंधित हैं तो उसमें मेवाड़ सही होता है, और जब पूछता है विषय चित्रित हुआ है तो मेरवाड़ में, क्योंकि ढोलामारू विषय जो है अधिकतर जो ज़्यादातर विषय है वो मारवाड़ में ही चित्रित हुआ है। ठीक है, तो जब संबंधित पूछता है तो वो मेवाड़ लगेगा। ठीक है, और जब विषय चित्रित हुआ है या अधिकतर चित्रित हुआ है तो मारवाड़ शैली लगेगा। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक भारतीय मूर्तिकला के पिता के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो आधुनिक भारतीय मूर्तिकला के पिता के रूप में रामकिंकर बैच को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? रामकिंकर बैच को। मिट्टी से निर्मित प्रागैतिहासिक मातृ देवियों के शिल्प मुख्यतः कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो मिट्टी से निर्मित जो मातृ देवियों के शिल्प हैं वो हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त होते हैं। इन्हीं को बोलते हैं टेराकोटा फिगरिन या सप्त मातृकाएँ जो हैं इन्हीं को बोला जाता है। तीनों आ जाए, मातृ देवियाँ, टेराकोटा फिगरिन या सप्त मातृकाएँ, तो मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन है, अशोक स्तंभ के शिखर मूर्ति शिल्प में हैं, मतलब उसमें पूछ रहा है कितने सिंह हैं। हमें दिखाई कितने देते हैं? 3, बट हैं कितने? 4। एक ही चट्टान पत्थर से निर्मित पंचरथम मंदिर कहाँ स्थित है? तो एक ही चट्टान से निर्मित पंचरथम मंदिर जो है वो महाबलीपुरम में स्थित है। कहाँ है? महाबलीपुरम। अगला क्वेश्चन है, भारतीय शास्त्रीय कलाएं मुख्यतः किस अवधारणा से संबंधित हैं? तो भारतीय शास्त्रीय कलाएं मुख्य रूप से जो हैं वो रस सिद्ध रस अवधारणा से संबंधित हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये कुछ भारतीय मूर्तिकला की प्रमुख शैलियां हैं। इसमें भी वही चीज़ है, शैलियां हैं, आगे भी पढ़ना पड़ेगा। इसमें उपयोग के संदर्भ में सही ऐतिहासिक क्रम को चयनित करना है। अब इसमें ऐतिहासिक क्रम को चयनित करना है तो सबसे पहले हमारा कौन सा आएगा? सबसे पहले आएगा मौर्यकाल, पहले नंबर पे मौर्यकाल। ठीक है, पहले नंबर पे मौर्यकाल लिख लेते हैं, लिख के करते हैं। फिर आएगा हमारा सांची। ठीक है, इसके बाद आएगा हमारा गांधार मूर्ति शिल्प। ठीक है, इसके बाद आएगा हमारा एलोरा मूर्ति शिल्प। इसके बाद आएगा चोल मूर्ति शिल्प। ठीक है, इसके बाद आएगा लास्ट में खजुराहो मूर्ति शिल्प। तो इस हिसाब से हम इसको ठीक करेंगे। तो हमारा ऑप्शन जो है 2 3 4 5 6 1, तो ऑप्शन नंबर जो है वो ए राइट है। ठीक है, ठीक है, करेक्ट। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, ये कतिपय प्रसिद्ध मंदिर हैं। खजुराहो में स्थित सही समूह का चयन करने, मतलब इसमें देखना है कि कौन से मंदिर खजुराहो में हैं। तो जो वराह मंदिर है ये भी खजुराहो में है, विश्वनाथ मंदिर ये भी खजुराहो में है, कैलाश मंदिर नहीं है, ये महाराष्ट्र में है, औरंगाबाद में। एलोरा मंदिर, एलोरा जो गुफाएं हैं उसमें ही कैलाश मंदिर गुफा नंबर 16 में स्थित है। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर उड़ीसा में है। कंदरिया महादेव मंदिर है, चतुर्भुज मंदिर है,
बस हमारे 2 मंदिर जो हैं वो नहीं है यहाँ पे खजुराहो में, ठीक है, कैलाश मंदिर और लिंगराज मंदिर। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, 1 2 5 6, 1 2 5 6, 1 2 5 6, ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रसिद्ध चित्र शिव का विषपान चित्रित किया है। जो प्रसिद्ध चित्र है शिव का विषपान जो है वो नंदलाल बोस ने चित्रित किया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, चित्रकार जो कि एक म्यूरल निर्माता, मूर्तिकार, छापा चित्रकार एवं स्थापत्यकार भी हैं। तो इसमें से जो हैं वो सतीश गुजराल जो हैं वो एक म्यूरल निर्माता, मूर्तिकार, छापा चित्रकार एवं स्थापत्यकार भी हैं। अगला क्वेश्चन है, एक यथार्थवादी चित्र में हमें निम्न तत्व नहीं मिलते हैं। अब देखो इसमें तो पहला ही ऑप्शन राइट है, क्योंकि देखो कोई यथार्थवादी चित्र होगा तो उसमें कल्पना की कोई जगह ही नहीं है, क्योंकि हम जस्ट देख के चीज़ें बना रहे हैं, कुछ सोचना नहीं है, कुछ नहीं करना है, बस जो भी ऑब्जेक्ट हमारे सामने है बस उसको ही हम अपने चित्र तल पर उसको बना रहे हैं, ठीक है। तो कल्पना और प्रतीकात्मक इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, दक्कनी शैली मूलतः प्रारंभ हुई थी। इस क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, दक्कनी शैली मूलतः प्रारंभ हुई थी। तो जो ये बीजापुर है, बहमनी, अहमदनगर या गोलकोंडा, तो जो मूलतः जब ये प्रारंभ हुई थी तो बहमनी साम्राज्य था वो यहाँ जो दक्कनी शैली यहाँ प्रारंभ हुई थी। अब यही क्वेश्चन पूछता दक्कनी शैली मूलतः कहाँ केंद्रित थी, तो जब केंद्रित पूछता तब बीजापुर हो जाता, बीजापुर, ठीक है, बीजापुर शैली में केंद्रित हो जाता। तो जो मूलतः प्रारंभ हुई थी तो बहमनी सल्तनत में ये प्रारंभ हुई थी। अगला क्वेश्चन है, शहाबुद्दीन नामक चित्रकार किस शैली से संबंधित है। जो शहाबुद्दीन थे वो हमारे राजस्थानी शैली से संबंधित हैं, ठीक है। अब यही साहिब राम पूछें कि साहिब राम नामक चित्रकार किस शैली से संबंधित हैं, तो वो जयपुर शैली से संबंधित हैं। शहाबुद्दीन राजस्थानी शैली, साहिब राम जयपुर शैली। अगला क्वेश्चन है, मुगल शैली का सचित्र ग्रंथ रज्मनामा किसका अनुवाद है। जो रज्मनामा है वो महाभारत का अनुवाद है, ठीक है। बैंगनी वर्ण किसका पूरक वर्ण है। हला पीबे नानी, ये ट्रिक हमेशा याद रखना, कभी गलत नहीं होगा। पूरक वर्ण हला पीबे नानी, हरा का लाल, पीबे पीले का बैंगनी, नानी नारंगी का नीला, बस। तो बैंगनी का वर्ण क्या हो जाएगा, पूरक वर्ण या विरोधी वर्ण पीला, पीबे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुनरुत्थान कला का प्रतिनिधि कलाकार कौन थे। तो भारतीय पुनरुत्थान कला के प्रतिनिधि कलाकार थे अवनीनाथ टैगोर, ठीक है, अवनीनाथ टैगोर। रामकिंकर बैद द्वारा निर्मित प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प संथाल फैमिली वर्तमान में कहाँ स्थित है। तो वर्तमान में जो है कला भवन कैंपस शांति निकेतन में ये मूर्ति स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के वर्तमान स्वरूप को संविधान सभा द्वारा किस दिन स्वीकार किया गया था। तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के वर्तमान स्वरूप को संविधान सभा द्वारा किस दिन स्वीकार किया गया था। तो 22 जुलाई 1947 को जो है ये स्वीकार किया गया था संविधान सभा के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, दुबले पतले पशु आकार किस लघु चित्रण शैली की विशेषता है। तो दुबले पतले पशु आकार जो है वो बसौली शैली की विशेषता है। अब यही हष्टपुष्ट पूछता तो कांगड़ा शैली, अब दुबले पतले पूछा है तो बसौली शैली। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प वराह अवतार स्थित है। प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प जो वराह अवतार है वो उदयगिरी गुफा मध्य प्रदेश में स्थित है। उदयगिरी गुफा, ये 2 गुफाएं, ठीक है, उदयगिरी खंडगिरी जो कहाँ पे है, उड़ीसा में, और जो उदयगिरी गुफा है वो कहाँ है, मध्य प्रदेश में। दोनों में कंफ्यूज मत होना, अंतर है दोनों में। उदयगिरी खंडगिरी पूछते तो उड़ीसा भुवनेश्वर में स्थित है। अगर ओनली उदयगिरी पूछता है उदयगिरी गुफा तो मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ताम्र धातु की सुल्तानगंज से प्राप्त खड़ी हुई बुद्ध प्रतिमा वर्तमान में कहाँ है। तो जो ताम्र धातु की सुल्तानगंज से प्राप्त खड़ी हुई बुद्ध प्रतिमा है वर्तमान में बर्किंघम म्यूजियम में रखी हुई है।
अगला क्वेश्चन है मुरक्का से अभिप्राय है। मुरक्का क्या होता है? कई चित्रों का एक सेट बनाया जाता है। ये मुरक्का जो था मुगल काल में संबंधित है। मुरक्का मुगल, हमेशा याद रखना, कभी कभी पूछता है मुरक्का किस काल से संबंधित है या किस शैली से संबंधित है, तो मुगल शैली से, मुगल काल से संबंध रखता है मुरक्का। मुरक्का याद रखने का ट्रिक क्या है? मुरक्का मुगल। अब यही फिरका पूछे तो फिरका जो थे वो कंपनी शैली से संबंधित है। ठीक है, मुरक्का याद रहेगा, फिरका अपने आप याद हो जाएगा। फिरका क्या है? फिरका से याद रखेंगे फिरंगी। फिरंगी शैली कौन सी थी? कंपनी शैली। तो इसका जो है चित्र एल्बम, हमें दोनों याद हो गए। मुरक्का मुगल जो था वो चित्र एक चित्रों का एल्बम था। ठीक है, और जो फिरका है, फिरका से हम क्या याद रखेंगे? फिरंगी। फिरंगी शैली कौन सी थी? कंपनी शैली। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप PAG मतलब पैक का एक संस्थापक सदस्य था। तो PAG मतलब पैक के संस्थापक सदस्य में कौन थे? MF हुसैन जो थे वो पैक के संस्थापक सदस्यों में से थे। गांधार शैली प्रसिद्ध है। जो गांधार शैली है वो किस लिए प्रसिद्ध है? तो गांधार शैली हम जानते हैं बुद्ध रूप आकृति के लिए जानी जाती है। ज़्यादातर जो आकृतियाँ हैं वो बुद्ध की ही बनाई गई हैं गांधार शैली में। और मथुरा शैली में तो मिसलेनियस है, मतलब बुद्ध की भी बनी है, हिंदू धर्म से भी हैं, जैन धर्म से भी हैं। तो तीनों धर्मों का मिलन है यहाँ पे मथुरा में। और गांधार में ओनली बुद्ध भगवान की बनी हुई हैं मूर्तियाँ। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध चित्रकार रुकनुद्दीन किस शैली का चित्रकार है? जो प्रसिद्ध चित्रकार थे रुकनुद्दीन वो बीकानेर शैली के चित्रकार हैं। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है टेक्सचर क्या है? जो टेक्सचर जो है वो क्या होता है? टेक्सचर मतलब होता है धरातल का गुण। तो ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर है। टेक्सचर मतलब धरातल का गुण। अगला क्वेश्चन है सेवक राम और गुलाम अली खान किस शैली के प्रसिद्ध चित्रकार हैं? जो सेवक राम और गुलाम अली खान जो हैं वो कंपनी शैली के कलाकार हैं। एक द्विआयामी रूप में सदैव अनुपस्थित होगा। एक द्विआयामी कोई रूप है, मतलब द्विआयामी एक रूप है, उसमें क्या सदैव अनुपस्थित होगा? तो हमें पता है कि जब किसी चीज़ को त्रिआयामी दिखाना होता है वो हम किसका प्रयोग करते हैं? छाया प्रकाश का। अब इसमें एक चित्र जो है वो द्विआयामी है, उसमें सदैव क्या अनुपस्थित होगा, क्या चीज़ नहीं होगी? तो उसमें जो है छाया प्रकाश नहीं होगा। ठीक है, छाया प्रकाश नहीं होगा। तो हमारा राइट आंसर क्या है? छाया प्रकाश। हमेशा याद रखना उपस्थित अनुपस्थित की मतलब है कि नहीं पूछ रहा है पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है। तो इसमें क्या पूछ रहा है? ये इसमें अनुपस्थित होता है, ये पूछ रहा है। ठीक है, प्रसिद्ध मूर्ति मारविजय की अजंता किस गुफा में चित्रित है? ठीक है, प्रसिद्ध मूर्ति जो है गुफा नंबर 26 में स्थित है और इसका चित्र जो है गुफा नंबर 1 में स्थित है। चित्र पूछे गुफा नंबर 1, मूर्ति पूछे तो गुफा नंबर 26। अगला क्वेश्चन है मूर्ति शिल्प रावण द्वारा कैलाश पर्वत को उठाना स्थित है। जो मूर्ति शिल्प है रावण द्वारा कैलाश पर्वत को उठाना वो एलोरा में स्थित है। कहाँ स्थित है? एलोरा में। एक चित्र में टोन क्या है? एक चित्र में टोन क्या होता है? तो टोन जो है रंगत का हल्कापन अथवा गहरापन जो है वो टोन कहलाता है। क्या कहलाता है? टोन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में सिंधु घाटी सभ्यता का एक केंद्र कौन सा है? तो राजस्थानी सिंधु घाटी सभ्यता का एक केंद्र कहाँ है? तो वो कालीबंगा में है। ठीक है, कालीबंगा जो है राजस्थान का एकमात्र सिंधु घाटी सभ्यता का एक केंद्र है तो बहुत सारे केंद्र। ठीक है, लेकिन कालीबंगा जो है इस ऑप्शन में कालीबंगा जो है वो सिंधु सभ्यता का एक केंद्र है। लोथल कहाँ है? गुजरात में। रोपड़ कहाँ है? पंजाब में। ठीक है, रंगपुर कहाँ है? गुजरात में। अगला क्वेश्चन है मिलकाल नामक मूर्ति शिल्प के रचनाकार कौन है? तो मिलकाल जो मूर्ति शिल्प है वो किसकी है? रामकिंकर बैच की, या मिल की पुकार या मिल कॉल। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध चित्र रावण और जटायु के चित्रकार कौन हैं? प्रसिद्ध चित्र जो रावण और जटायु के चित्रकार जो हैं वो हैं राजा रवि वर्मा। ठीक है,
निम्न में से कौन सा उपमान किशनगढ़ शैली की प्रमुख विशेषता के रूप में प्रयुक्त हुआ है? अब देखो इसमें नए मतलब आँखें पूछ रहा है कि आँखें किस तरीके की बनाई गई हैं, तो किशनगढ़ शैली में खंजनाकृति बनाई गई हैं। इसमें जब हम देखेंगे उनको बनी ठनी का चित्र देखेंगे तो उसमें देखना आँखें एकदम बड़ी बड़ी एकदम चिरी हुई बनाई गई हैं खंजन आकार की। तो खंजन आकृति यहाँ की विशेषता है किशनगढ़ शैली की। अगला क्वेश्चन है, नैनसुख किस शैली का चित्रकार था? तो नैनसुख जो था वो किस शैली का चित्रकार था? तो नैनसुख जो थे वो कांगड़ा शैली के, वैसे मेनली देखा जाए तो गुलेर शैली के थे, लेकिन अब ऑप्शन में गुलेर है नहीं तो हम क्या लगाएंगे, कांगड़ा शैली के चित्रकार नैनसुख थे। प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प त्रिमूर्ति शिव कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध मूर्ति त्रिमूर्ति कहाँ स्थित है? वो एलिफेंटा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत भवन भोपाल में रूपंकर संग्रहालय किसने स्थापित किया था? तो भारत भवन भोपाल में रूपंकर भवन जो है वो जे स्वामीनाथन ने स्थापित किया था। इसके कितने अंग हैं? 5। ठीक है, कब स्थापित हुआ था? 1982 में। तो किसने स्थापित किया था? जे स्वामीनाथन ने। अगला क्वेश्चन है, चांद बीबी पोलो खेलते हुए चित्र दक्कन शैली की किस उपशैली का है? तो चांद बीबी पोलो खेलते हुए दक्कन शैली की किस उपशैली का है? तो ये गोलकुंडा उपशैली का है। ठीक है, कुछ जो आंसर है वो गोलकुंडा में है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइनर कौन है? तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइनर जो है वो पिगली वकैया है। निम्न में से लघु चित्रण के एक केंद्र को चयनित कीजिए। लघु चित्रण के एक केंद्र को चयनित करना है तो जयपुर जो है वो लघु चित्रण का एक केंद्र था। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चित्रकार जिसने भारतीय ग्राम जीवन को चित्रित किया है? तो प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार जो वो थे वो अमृता शेरगिल थी। भारतीय ग्राम जीवन को इन्होंने बखूबी दर्शाया अपने चित्रों में। दिलवाड़ा मंदिरों की नक्काशी हुई है। जो दिलवाड़ा के मंदिर हैं उसकी नक्काशी किससे हुई है? तो उसकी नक्काशी हुई है मकराना संगमरमर से। अगला क्वेश्चन है, अंतराल है। अंतराल क्या होता है? इसमें गलती से भी कभी धरातल मत लगा दीजिएगा, इसको ध्यान से पढ़िए। अंतराल क्या है? अंतराल वही चीज़ वो होता है जिसमें चित्रकार जो है वो चित्रकारी करता है, ना कि धरातल पे नहीं करता है, वो अंतराल पे चित्रकारी करता है। ठीक है, तो अंतराल है एक क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, वर्णहीन रंगों को चयनित कीजिए। वर्णहीन मतलब जिनमें कोई रंग ही ना हो, ऐसे रंगों को मतलब चिन्हित करना है। तो ऐसे रंग हम देखेंगे तो काला, सफ़ेद और सिलेटी जो है वो वर्णहीन रंग होते हैं, उनमें कोई रंग नहीं होता है। ठीक है, वर्णहीन या वर्ण शून्यता वाले रंग होते हैं। अगला क्वेश्चन है, जामनी राय प्रेरित हुए थे। जामनी राय जो हैं, जामनी राय या यामिनी राय जो हैं वो कालीघाट शैली से प्रेरित हुए थे। किससे प्रेरित हुए थे? कालीघाट शैली से, कालीघाट चित्रण शैली से प्रेरित हुए थे। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो अजंता की गुफाएं जो हैं वो महाराष्ट्र में स्थित हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बसावन किस मुगल बादशाह का दरबारी चित्रकार था? जो बसावन था वो किस मुगल बादशाह का दरबारी चित्रकार था? तो वो अकबर का जो था दरबारी चित्रकार था बसावन। अगला क्वेश्चन है, डीपी राय चौधरी जाने जाते हैं। डीपी राय चौधरी किस लिए जाने जाते हैं? तो मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन इसमें ऑप्शन क्या दिया हुआ है? उनकी बनाई हुई मूर्तियाँ दी हुई हैं हर एक मतलब कलाकार की। तो इसमें कि डीपी राय चौधरी ने कौन सी मूर्ति बनाई है? तो ट्रम्प ऑफ लेबर मूर्ति जो है जो इन्होंने बनाई हुई है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारी आज की क्लास समाप्त होती है। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दें, और इस तरह की क्लास और देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको चित्रकला से संबंधित किस टॉपिक पर क्लास चाहिए। हमारी पूरी कोशिश रहेगी आपको उस टॉपिक पर क्लास देने की। क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।